हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में जो आज है हमारी जो क्लास होगी वो मैथ्स की पैडागोजी की क्लास होगी। मैथ्स के पैडागोजी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको पता है जब भी आप पीआरटी का यानी कि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 देते हैं तो वहाँ पर जब हम पैडागोजी पार्ट देखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ थिंकर्स की थ्योरी दिखाई देती है। उन थिंकर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मैथ्स में जैसे हमारा सीडीपी में भी थिंकर्स होते हैं वैसे ही मैथ्स में भी जो पैडागोजी पार्ट है उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट थिंकर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उन्हीं में से ही जो एक थ्योरी को उठाएंगे और देखेंगे कि मैथ्स की पैडागोजी में उनके किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स की पैडागोजी का आपको एक बात बता दूं, जो हमें सिलेबस हमारी एनसीईआरटी देती है उससे हटकर हमारा जो पार्ट होता है पैडागोजी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं आप लोगों के पास से एनसीईआरटी का सिलेबस डिस्कस करूं, एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करूं जो कि उसमें दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मेथड्स कौन से होते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, इस तरह से तो अगर हम देखें तो इस तरह से क्वेश्चंस हमें कम देखने को मिलते हैं। जबकि पैडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स को लेकर बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की क्लास में क्वेश्चंस को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले आपको पता है कि आपका जो फेस्टिवल है, एक बिग फेस्टिवल जो कि होली है, उस पर आप लोगों को सीसीएच की तरफ से जो है एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया जा रहा है। अब ये गिफ्ट क्या है भाई, ये होली गिफ्ट आप लोगों को दिया जा रहा है टीचिंग पार्ट में। टीचिंग पार्ट में चाहे आप सीटेट की कोचिंग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीसीएस से बैच ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट कैसे? आपको पता है आपके सीटेट के 2 पेपर्स हैं, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, सीटीपी है, मैथ्स है, हिंदी है, 2 लैंग्वेज आपकी, इस तरह से करके 5 सब्जेक्ट हैं। और बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में आपका एक पार्ट आपका सोशल स्टडीज़ का है, तो दूसरा सब्जेक्ट आपका जो है किसका है, आपका साइंस एंड मैथ्स का है। तो यहाँ पर होली तक आप लोगों को 50% डिस्काउंट है। एक मिनिमम प्राइस में आपको क्या दिया जा रहा है, एक बैच दिया जा रहा है। और ये खाली आपको सीटेट में ही नहीं बल्कि केवीएस में और ईएमआरएस के जो हमारी वैकेंसीज आने वाली हैं उनमें के लिए भी है। तो ये बैच टीचिंग के हैं और अगर आपको हमारी डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप इनरोल करा सकते हैं। अब 50% डिस्काउंट करने के बाद अब जो फीस बच गई है वो 999 बच गई है भाई पेपर 1 की। तो जल्दी से जल्दी देखिए, इसमें बेनिफिट भी कितने सारे मिल रहे हैं आपको। इसी एक मिनिमम प्राइस में लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, डाउट सेशंस मिल रहे हैं, और क्या है आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, और क्लासेस प्लस डाउट सेशंस, एनसीईआरटी नोट, मॉक टेस्ट, लाइव सब कुछ तो मिल रहा है। और क्या चाहिए, और साथ में मिल रही है आपको एक बार में सीटेट क्लियर करने की गारंटी। 95 तो हम कह सकते हैं, 5% तो थोड़ा आपके हाथ में भी होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हुए जैसा मैंने कहा कि हमारी मैथ्स की पैडागोजी की पहले ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैं एनसीएफ को डिस्कस कर चुकी हूँ। एनसीएफ से रिलेटेड हमारी 15 नंबर की पैडागोजी में 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर बात करें आपकी और मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स की, मेथड्स की, तो मेथड्स भी हम कर चुके हैं, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस भी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे वैन हीले की थ्योरी, जो ज्योमेट्रिकल थ्योरी है। जब भी आप सीटेट का एग्जाम देते हो तो देखते हो पैडागोजी में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे। अब ये ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारे जो थिंकर हैं वो कौन है, वो है वैन हीले। अब वैन हीले की थ्योरी क्या कहती है, क्या ये प्राइमरी लेवल पर ही लागू होती है या इसका रोल जो है वो सेकेंडरी लेवल पर भी है, इसको आज की क्लास में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मानकर चलिए कि आप चाहे पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, पेपर 1 में भी मैथ्स है और पेपर 2 में साइंस एंड मैथ्स में जो सब्जेक्ट है उसमें भी मैथ्स है, और दोनों ही जगह इनके क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ये मैथ्स की बोथ क्लास है, पेपर 1 की भी क्लास है और पेपर 2 की भी क्लास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अगर मैं पेपर 1 का उठाऊं तो डायरेक्ट ही आ जाता है कि जो हमारी ज्योमेट्रिकल जो थिंकिंग है, यानी कि ज्योमेट्रिकल थिंकिंग यानी कि ज्यामितीय चिंतन की बात कौन करते हैं। 4 थिंकर्स के नाम दे देते हैं, उनमें से एक थिंकर का नाम है वैन हीले। ठीक है, वैन हीले की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल है, यानी कि ज्योमेट्री पर आधारित है। इन्होंने ज्यामितीय रचनाओं की बात की। अब ज्यामितीय रचनाएं, आप सोचोगे ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट तो बड़े क्लास में आता है, ऐसा नहीं है भाई, छोटे बच्चों को भी ज्योमेट्री के नाम पर बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो पहला तो हमें पता ही चल गया कि वैन हीले ने हमें ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की बात की। ध्यान से देखिए, आपको एक जो है ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये मॉडल है, ठीक है। ये क्या है, एक इन्होंने हमारे सामने एक मॉडल रखा, एक इन्होंने हमारे सामने प्रतिरूप रखा ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का। ठीक है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए इन्होंने जो मॉडल रखा उसको इन्होंने डिवाइड किया 5 पार्ट्स में। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब भी हम किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो उसका सीक्वेंस होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, पर वैन हीले ने जो इनका सीक्वेंस रखा वो कहाँ से रखा, 0 से रखा। तो पहला हमारा क्या आता है, विजुअलाइजेशन यानी कि चक्षुकीकरण। दोनों में ही आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में। नंबर 1 0 से स्टार्ट होता है, 0 1
2, 3 और 4, टोटल मिलाकर कितने स्टेप में चला जाता है? ये 5 स्टेप में चला जाता है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आ रहा होता है तो वहाँ लिखा होता है स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, मतलब 0, फिर 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, 4 आ जाती है। इसको आप 1 में काउंट करेंगे। पहली स्टेज जो है उसे 0 में काउंट किया गया, दूसरी स्टेज जो है उसे हम एनालिसिस कहते हैं, तीसरी जो हमारे पास आती है जो कि 2 है उसे क्या कहते हैं? इनफॉर्मल या डिडक्टिव के नाम से जाना जाता है। फोर्थ नंबर पर जो थर्ड नंबर वाली है उसे हम फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं या डिडक्टिव कहते हैं। एंड लास्ट 5 नंबर पर जो हमारे पास आता है उसे हम दृढ़ता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या पार्ट हुआ? ये हमारा जो है एक सीक्वेंस में चलता है। याद रखिएगा, जो भी चीज़ एक सीक्वेंस में चलती है, जो भी चीज़ एक 1 to 10 की तरफ चलती है, जो भी चीज़ एक आपकी जो है एक सीक्वेंस की तरफ बढ़ती है उसे हम लो टू हाई कहते हैं। और ये हमारा पदानुक्रम होता है, यानी कि ये भी हमारी क्या है? एक हमारी पदानुक्रम यानी कि हायरार्किकल पैटर्न ही है। ठीक है, ये भी क्या है? हमारा एक हायरार्किकल पैटर्न ही है। दोबारा देख लीजिए, जो 0 है जिसे 1 में काउंट किया जा रहा है उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, चक्षुकीकरण कहा जाता है। जो पहली है उसे एनालिसिस कहते हैं यानी कि विश्लेषण कहते हैं। तीसरी हमारी इनफॉर्मल डिडक्टिव होती है, फोर्थ हमारी फॉर्मल होती है और फिफ्थ हमारी क्या होती है? रेगर यानी कि दृढ़ता होती है। अभी हम इनके गुणों की बात बाद में करेंगे। इनके अंदर बच्चा 5 स्टेजेस में कैसे कैसे मैथ्स को सीखता है, यानी कि पहली स्टेज में बच्चा कैसे सीखेगा, दूसरी में कैसे सीखेगा, तीसरी में कैसे सीखेगा, फोर्थ में कैसे सीखेगा और फिफ्थ में कैसे सीखेगा। इनके फीचर्स हमें पता होना चाहिए। अभी इनको पहले हम समझ लें। इनको हम समझेंगे कि जो पहली वाली है, पहले से पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, दोबारा इस मैप पे आएंगे, फिर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लेंगे कि कौन सी वाली स्टेज में बच्चा क्या काम करता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि वैन हिले ने ज्योमेट्रिकल थ्योरी को, थिंकिंग को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया? 5 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया। तो चलिए एक एक करके पहले समझते हैं और फिर हम अपने इस टेबल पे दोबारा आते हैं। तो सबसे पहला हम लेंगे विजुअलाइजेशन, यानी कि सबसे पहले हम पहले थोड़ा सा और देख ले ये क्या कहते हैं, फिर स्टेजेस पे चलते हैं। पहले वैन हिले के अनुसार इन्होंने कितने स्तर में बांटा है, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि इन्होंने अपने इस पूरे पार्ट को कितने भागों में बांटा है। इन्होंने अपने पूरे भाग को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 भाग कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से स्टूड 0 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। टोटल स्टेजेस कितनी हैं? 5 हैं। लेकिन अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल 0 से स्टार्ट होता है और 4 पे एंड होता है। लेवल 5 की बात कहीं पर भी ये नहीं करते, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन लिखा होता है लेवल 0 में क्या होता है, लेवल 1 में क्या होता है, लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 3 में क्या होता है। तो ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा इधर ये हमारे टोटल कितने आ गए? 5 उसमें आ गए हैं। तो हमें ये पता चला कि ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की बात किसने की है? ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की बात की है वैन हिले ने। और वैन हिले ने जो अपना ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का पार्ट था उसको डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में? 5 स्टेजेस में डिवाइड किया। लेवल 0 लेवल से स्टार्ट होता है और लेवल 4 पर आकर जो है बच्चे की मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो सक्सेस होती है। तो चलिए एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला लिया लेवल 0 जिसे विजुअलाइजेशन यानी कि चक्षुकीकरण कहा जाता है। इनके फीचर्स देखिएगा, फिर एंड में आकर हम अपने उस टेबल को दोबारा से शॉर्ट फॉर्म में लेंगे, क्योंकि पेपर्स में एप्लीकेशन में पूरा नहीं आना है, स्टेटमेंट्स में से होंगे और आज स्टेटमेंट पढ़कर आपने बताना है कि कौन से लेवल की एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, कौन से लेवल की एक्टिविटी हो रही है। तो सबसे पहले देखिए लेवल 0 यानी कि विजुअलाइजेशन। इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के बारे में सोचते हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? डिफरेंट शेप्स के बारे में सीखते हैं। यानी कि पहले बच्चे को मैथ्स में, अभी मैंने आपको कहा था ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट हमें प्राइमरी में देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ज्योमेट्री प्राइमरी लेवल पर होती है। बच्चे का जो ज्योमेट्रिकल पार्ट स्टार्ट होता है वो शेप से स्टार्ट होता है। और आपको पता है प्राइमरी लेवल पर टीचर्स बच्चों को डिफरेंट टाइप्स की शेप्स सिखाती हैं। शेप्स का मतलब होता है आकृतियाँ, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, इस तरह से टीचर उन्हें सिखाती है। तो पहला फीचर क्या है? इस स्तर पर बच्चे क्या करते हैं? आकृतियों के बारे में सोचते हैं कि वे चीज़ कैसे बनी है। मतलब जैसे हम बच्चों को थोड़ा पोएम के थ्रू भी सिखाते हैं कि मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल। ये गोल गोल जो है वो सर्कल टाइप, यानी कि यहाँ पर हम आकृतियों से बच्चों को क्या करा रहे हैं? हम उनसे मिलवा रहे हैं। बच्चा उनको देख रहा है, विजुलाइज कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं? इस स्तर पर बच्चे समूह में आकृतियों की क्रमबद्धता सीखने में, यहाँ पर बच्चा छोटा है, इस स्तर पर बच्चे उन समूह में आकृतियों की क्रमबद्धता यानी कि सीक्वेंस में सीखने में सक्षम होते हैं, जो उन्हें किसी कारण से समान दिखते हैं। अगर मुझे सर्कल समझाना है तो मैं सर्कल को बनाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मुझे सर्कल समझाना है, रेक्टेंगल समझाना है,
ट्रायंगल समझाना है तो मुझे रियल लाइफ के एग्जांपल्स बच्चे को सिखाने पड़ेंगे। बड़ा हो जाएगा तो मुझे रियल लाइफ के एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट चीज़ों को सीख जाएगा। लेकिन जब मुझे बच्चों को कराना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगल और ये शेप सिखानी है, तो हमें बच्चों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मतलब चीज़ें रियल लाइफ से जोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चा छोटा है। अगर मैं बात करूँ तो ये बच्चा फर्स्ट क्लास का या सेकंड क्लास का ही है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, सेकंड का भी ज़्यादा ही होगा, फर्स्ट क्लास का बच्चा ही है। और ये क्या करता है, इसको जो है शेप सिखाने के लिए आपने देखा होगा स्कूल में भी टीचर्स क्या करती है, ग्लेस पेपर्स यूज़ करती हैं, कलर पेपर्स यूज़ करती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की कटिंग करके उनकी नोटबुक में पेस्ट किया जाता है। यानी कि अभी बच्चा देख रहा है और साथ में टीचर रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स भी उनमें पिक्चर्स को पेस्ट करवाती है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पता चला इस स्तर पर आकृति के गुणों को नहीं माना जाता, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर कोई नियम नहीं बनाए जाते। अभी बच्चे को ये नहीं पता है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की 2 साइड इक्वल होती है, मतलब अभी नियमों से वो कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ चीज़ों को देख रहा है और चीज़ों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इस स्तर पर छात्र प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, प्रत्यक्षीकरण मतलब जो चीज़ सामने दिख रही है, डायरेक्ट उसको दिख रही है, उसके आधार पर क्या करता है, तर्क करने का निर्णय लेता है, ना कि तर्क के आधार पर। मतलब अभी उसके पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, सारी चीज़ों को देख रहा है और चीज़ों को क्या कर रहा है, जो है उसमें मतलब देख कर समझ रहा है। यानी कि यहाँ पर बच्चा जो भी मैथ्स में की पेडागोजी में जो भी चीज़ें देखेगा वो सारी चीज़ों को देख कर ही, ऑब्जर्व कर कर ही सीखेगा। अभी उसके लिए डेफिनेशंस और रूल्स मायने नहीं रखते, अभी उसको रूल्स का पता भी नहीं है, अभी उसे सीक्वेंस का भी नहीं पता है, अभी तो सिर्फ वो चीज़ों को देख रहा है। टीचर को अगर सर्कल सिखाना है तो रियल लाइफ के सर्कल सिखाएगी, ट्रायंगल सिखाना है तो ट्रायंगल सिखाएगी, रेक्टेंगल सिखाना है तो रेक्टेंगल सिखाएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये इस तरह से हमारा ये हो गया। तो ये हमारा पहला लेवल है, ये क्या है, 0 वाला है। 0 मतलब जहाँ से बच्चे का मैथ्स पार्ट स्टार्ट होता है, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है लेवल 2 है, लेकिन अगर हम इसकी स्टेज 2 है, ठीक है, याद रखिएगा ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टेज 2 में आ गया बच्चा, पर लेवल यहाँ पर क्या चलेगा, लेवल यहाँ पर हमारा 1 चलेगा, यानी कि लेवल 1 है और स्टेज 2 है। इस स्तर पर क्या करता है, नाम में ही विश्लेषण है। ठीक है, विश्लेषण का मतलब होता है टेस्टिंग करना, याद रखने हैं, विश्लेषण का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर बच्चा एक तो टेस्टिंग करेगा, दूसरा चीज़ों के बीच में अंतर करेगा, डिफरेंसेस करेगा। ये 2 काम जहाँ बच्चा करता है, जहाँ पर चीज़ों को टेस्टिंग करता है या दो चीज़ों के बीच के अंतर को समझाता है, तो उसे विश्लेषण या एनालिसिस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विश्लेषण या एनालिसिस कहा जाता है। इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों के बारे में चिंतन करते हैं। पहले वाले में बच्चा शेप्स को सिर्फ देख रहा था, ठीक है, और यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, गुणों के बारे में जानेगा। यानी कि पहला है, इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों के बारे में चिंतन करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है, बच्चे इस स्तर पर किसी भी आकृति के गुणों की सूची बना सकते हैं। यानी कि अब बच्चे को पता है कि एक लिस्ट बना सकता है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर जो होता है उसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल की टू साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और सर्कल की कोई साइड नहीं होती। वो एक लिस्ट बनाकर आपको दे सकता है। जहाँ इससे पहले वाले अगर स्टेज की बात करें तो वो सिर्फ डिफरेंस क्या कर रहा था, स्टेजेस को सिर्फ देख ही रहा था, उनके बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। दूसरा कहता है, परंतु गुणों के बीच संबंध नहीं बीच भी बता पा रहा है। ठीक है, गुणों के बीच संबंध बता पा रहा है, के प्रयोग को नहीं बता पा रहा है। मतलब ये तो बता पा रहा है कि ट्रायंगल के जो है 3 साइड होती हैं, स्क्वायर की 4 साइड होती है, पर डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि क्यों होती है, कैसे होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये जानने के तथा यह भी जानते हैं कि कुछ गुण दूसरे के गुणों को प्रभावित करते हैं। बच्चे स्तर पर मापन कर सकते हैं। कागज़ का एक काटना, मोड़ना, आपने देखा होगा कि टीचर्स क्या करती हैं, यहाँ पर बच्चों से डिफरेंट ग्लेस पेपर से, जैसे मैंने अभी बताया था, शेप्स बच्चों से बनवाती हैं, और बच्चा इतना सक्षम होता है कि वो यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर शेप्स बना सकता है। ठीक है, तो इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों के बारे में चिंतन करते हैं। विश्लेषण है, यानी कि टेस्टिंग है। अब 2 चीज़ों के बीच में अंतर तो बता पा रहा है, पर गुण तो बता पा रहा है, पर अंतर अभी भी उसको पूरी डिटेल में नहीं आ रहा है। यानी कि पहले से थोड़ा सा तो बड़ा हो गया है, अब उसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसे कलर पेपर दोगे तो वो आपको शेप कट करके दिखा सकता है, सर्कल की, रेक्टेंगल की, किसी की भी दिखा सकता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये लेवल हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो ये लेवल 1 है, एनालिसिस है, विश्लेषण है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लेवल 3 पर। 3 क्या कहता है भाई, स्टेज 3 पर आते आते थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है। ठीक है, स्टेज 3 पर आगे बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया है। देखिए जरा यहाँ पर बच्चा क्या करता है, और लेवल कौन सा आ गया है, लेवल 2 आ गया है।
यहाँ पर इनफॉर्मल हो गया है, डिडक्शन हो गया है। अब इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो स्टेज के नाम से ही आनी है कि कौन से वाली स्टेज के लेवल में कौन सा है, क्या है, किस तरह से है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, लेवल 2 आ गया है, और इनफॉर्मल डिडक्शन की बात हो रही है। अनौपचारिक निगमन इसको बोला जाता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, ध्यान से देखिएगा, इसमें से पेपर 2 में क्वेश्चन जरूर आता है। इस स्तर पर बच्चे ना केवल आकृतियों के गुणों के बारे में सोचते हैं, याद रखना पहली बात है, बल्कि गुणों की आकृतियों के बीच क्या संबंध है वो भी बताना शुरू कर देते हैं। यानी कि तीसरी स्टेज तक आते आते ना रियल लाइफ की एग्जाम्पल की जरूरत है, ना ही वो गुण बता रहे हैं, बल्कि दो चीज़ों के बीच के अंतर को भी बता रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच के डिफरेंस को भी बता पा रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है, और ये जो बताने का तरीका है अभी ये फॉर्मल नहीं हुआ है, ये क्या है, इनफॉर्मल है। ऑर्डरिंग में तो बता रहा है, डिडक्शन में तो बता रहा है, लेकिन अभी इतना भी नहीं। हाँ, बट ये कि पहले से उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई है। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट कहता है इस स्तर पर बच्चा परिभाषाओं को प्रतिपादित करना शुरू कर देता है। प्रतिपादित का मतलब होता है कि यहाँ पर बच्चा डेफिनेशंस देनी शुरू कर देता है, यानी कि अब उसे जो है परिभाषाएं समझ में आने लगी हैं। ठीक है, क्या होने लगी हैं, अब उसे परिभाषाएं समझ में आने लगी हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, और ये एग्जाम्पल हमारा एज इट इज सीटेट में आया था। उदाहरण में क्या कहता है, सभी वर्ग आयात होते हैं। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं है कि आयात वर्ग हो। ये आयात का मतलब होता है, देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया है, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट नॉट ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। एज इट इज़ ये स्टेटमेंट उठाई गई और आपसे पूछा गया बताइए लेवल 1 की एक्टिविटी है, लेवल 2 की एक्टिविटी है, लेवल 0 की एक्टिविटी है। तो आंसर क्या रहेगा, ये लेवल 2 की एक्टिविटी है, और स्टेज कौन सी है, 3 है। ठीक है, इस स्तर पर बच्चे अपने तर्क को सही ठहराने के लिए युक्तियां लगाने में सक्षम होते हैं। बच्चे इस अवस्था में स्केच तथा ग्रेड पेपर आदि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, और इस स्तर पर बच्चे समांतर चतुर्भुज के बारे में तार्किक नक्शा बनाने लगते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेम रेक्टेंगल्स के बारे में और बच्चा क्या करने लगता है, बताने लगता है। अगर क्लास की बात करें तो आई थिंक मुझे लगता है ये 5th या 6th क्लास का बच्चा होता है जो आपको ये एक्टिविटी करने लगता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपको सीटेट से रिलेटेड कि ये तीसरी एक्टिविटी है जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, तीसरी स्टेज है जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, ये बता रहा है सभी वर्ग आयात हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कह रहा है ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। यानी कि सभी जो हैं, कहने की मतलब है कि अब उसको डिफरेंस पता चल गया है कि उसकी 2 साइड इक्वल होती है और इसकी 4 साइड इक्वल होती है। कौन सी स्टेज की बात की है, ये हमने बात की है स्टेज 3rd की, और लेवल कौन सा है, ठीक है, स्टेज 3rd है, और जो आपका लेवल है वो 2 है। चलिए आगे की तरफ बढ़े, अब आ जाते हैं स्टेज 4th की बात करते हैं। ये हमारी स्टेज कौन सी आ गई है, ये आ गई स्टेज 4th। लेवल कौन सा है, लेवल 3 है, इनफॉर्मल डिडक्शन। चलिए देखिए जरा, लेवल स्तर औपचारिक निगमन। इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों के बीच संबंधों के बारे में सोचते हैं। इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों के बीच के मतलब अब उनके डिफरेंस को, पीछे वाली स्टेज में बच्चा डिफरेंस नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पर बच्चा क्या कर पा रहा है, डिफरेंस कर पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे क्या क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें बच्चा डेफिनेशन, परिभाषाएं, प्रिंसिपल, सिद्धांत, परिमेय यानी कि थ्योरम्स, और परिणाम यानी कि रिजल्ट, और प्रूफ करना, ये आदि काम करता है। एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि कौन सा ऐसा लेवल या कौन सी ऐसी स्टेज है वैन हिले की थ्योरी में जब बच्चा गणित से जुड़ी परिभाषाओं को, सिद्धांतों को, परिमेय को, परिणाम को सिद्ध करना आदि को समझ लेता है। तो याद रखिएगा वो कौन सी है, वो है स्टेज 4th। ठीक है, कौन सी है, वो हमारी स्टेज 4th है। ठीक है, बच्चे आवश्यक और पर्याप्त स्थितियों के बीच अंतर करना सीख जाते हैं। ये बच्चा अगर मैं बात करूं तो ये बच्चा 6th का है, 7th का है और 8th का है। यानी कि यहाँ तक आते आते बच्चे ये काम करना शुरू कर देते हैं। मेन फीचर्स तो आपको खुद ही लर्न करने पड़ेंगे कि ये जो हमारा स्तर है, अगर मैं स्टेज की बात करूँ 4th है, स्तर की बात करूँ, लेवल की बात करूँ तो 3rd है, और इसका नाम इनफॉर्मल नहीं है, इसका नाम फॉर्मल है। क्या नाम है इसका, फॉर्मल डिडक्शन है, औपचारिक निगमन है। औपचारिक निगमन में डायरेक्ट, डी से डिडक्टिव, डी से डायरेक्ट, डी से याद रखिएगा, याद करने का तरीका बता रही हूँ, डी से डिडक्टिव, डी से डायरेक्ट। जब बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए एग्जांपल्स की ज़रूरत ना पड़े, जब बच्चा डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देता है, तब हम उसे फॉर्मल डिडक्शन यानी कि औपचारिक निगमन कहते हैं। क्या कहा जाता है, औपचारिक निगमन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े, अब हमारे पास ये भी आ गया। अब हमारा लेवल स्टेज आ जाती है 5th। अब 5th स्टेज क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा, 5th स्टेज हमें क्या कह रही है,
अब बच्चा बड़ा हो गया, अगर मैं 8th प्लस बोलूँ तो कोई मेरी गड़बड़ नहीं होगी, एज भी बच्चे की जो होती है 14, 15, 16, 17 अब हो ही जाती है। अब मैथ्स का थोड़ा लेवल और बढ़ गया है, स्तर लेवल इसको 4th बोला जाता है, स्टेज ये हमारी क्या है 5th है, और रेगर यानी कि दृढ़ता आने लगती है, यानी कि अब बच्चा ज्योमेट्री में पूरी तरह से, अब हम बोलेंगे कि हाँ ज्योमेट्री का पार्ट जो है प्रॉपर तरीके से एक उसमें स्टार्ट हो गया है। तो देखो जरा क्या कहता है, इस स्तर पर बच्चा गणित अवस्थाओं के बारे में अमूर्त चिंतन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी वैन हिले की थ्योरी है, कौन सा ऐसा लेवल या कौन सी ऐसी स्टेज है जब बच्चा मैथमेटिक्स को लेकर, मैथमेटिक्स मतलब गणितीकरण को लेकर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या सिस्टमेटिक तरीके से काम करना शुरू कर देता है। पहली बात तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन, यानी कि अब बच्चे को मैं ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगी तो मुझे वहाँ पर थ्योरम्स, मुझे वहाँ पर एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसे किसी एग्जांपल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ से मैं बच्चे को क्या करूँगी, बच्चे को सिखाना। अब बच्चे को डायरेक्ट सिखाया जा सकता है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं ये मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ही तो है ना, मेरे पास कोई चार्ट है ना कोई मॉडल है ना कोई डायग्राम है, एक पेन है, ये बोर्ड है और आप है और मैं हूँ, तो मैं डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। और ये कौन कर सकता है, 18 प्लस ही कर सकता है या 16 प्लस ही कर सकता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है भाई, ठीक है। अगर एक चीज़ और बताऊँ, अगर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है तो पहले वाली स्टेज में क्या होगी, कॉन्क्रीट थिंकिंग, याद रखना। अगर उसमें हमारी क्या हो रही है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो रही है तो यहाँ पर बच्चे की क्या हो जाएगी, मूर्त क्रियाएं काम करेंगी। ये भी पेपर में अपोजिट में पूछ लेते हैं कि मूर्त क्रियाएं कब काम करती हैं और अमूर्त क्रियाएं कब काम करती हैं। तो मूर्त क्रियाएं काम करती हैं आपकी किस में, इसमें, और अमूर्त क्रियाएं किस में करेंगी, उसमें करेंगी। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों के बीच संबंधों के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा परिभाषाओं, सिद्धांतों, परिमेय सिद्धांत आदि के संबंधों के बारे में भी काम करते हैं। तो हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया है, एक बार और देखें फिर हम इसका टेबल समझेंगे पूरा डीपली। देखिए बहुत ही छोटी सी थ्योरी है बट स्कोरिंग बहुत है ना। तो पहले वाली का नाम क्या था, पहली स्टेज 1 थी, लेकिन अगर मैं लेवल की बात करूँ तो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेवल हो जाएगा 0, ठीक है। विजुअलाइजेशन है, यानी कि इसमें बच्चा बहुत छोटा है, चीज़ों को देखकर सीख रहा है। चीज़ों को देखने का मतलब है वो अपने आसपास के एग्जाम्पल्स को समझकर चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया। इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के बारे में तरह के सोचते हैं कि वे किस कैसे बनी हुई हैं, इस तरह, ठीक है। और क्रमबद्धता का इसमें अभाव होता है, यानी कि अभी सीक्वेंस जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं और चीज़ों को सुन रहे हैं। गुणों यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का अभी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, यानी कि नियम यहाँ पर कोई नहीं होता है। दूसरा आता है इस स्तर पर, अगर विश्लेषणात्मक की बात करूँ, एनालिसिस की बात करूँ, स्टेज 2 है, लेवल 1 है, और इसमें बच्चा क्या कर रहा है, आकृति के गुणों को आधार पर जांच रहा है कि सर्कल की शेप सर्कल ही होती है, ठीक है, रेक्टेंगल की 4 साइड होती हैं, सॉरी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं, तो वो नियम टीचर उसे बता रही है और वो बच्चा नियम के अनुसार कार्य कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा हमारे पास आती है स्टेज 3, लेवल 2 की आती है, जिसमें इनफॉर्मल डिडक्शन है, ठीक है, अनौपचारिक निगमन आता है। यहाँ पर बच्चे को क्या है, 3 चीज़ें एक साथ, एक तो गुण सीख रहा है और आकृतियों में डिफरेंसेस सीख रहा है, ठीक है, और ये सब आ जाता है और परिभाषाएं करता है। उदाहरण, सभी वर्ग आयात होते हैं परंतु जरूरी नहीं है कि आयात वर्ग ही हो। इस स्तर पर बच्चे अपने तर्क को सही ठहराने के लिए युक्तियां लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बच्चा रीजनिंग के आधार पर, यानी कि उसे पता होता है कि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, तो यहाँ पर वो ज्योमेट्री से रिलेटेड काम करने लगता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेज जो है हमारी 4th पर आ जाते हैं, लेवल हमारा 3 रहेगा, नाम इसका फॉर्मल डिडक्शन है, ठीक है, अनौपचारिक निगमन इसे कहा जाता है। और अनौपचारिक निगमन का कहता क्या है, ध्यान से देखिए जरा। इसके अलावा इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर 2 में, इसमें बच्चा परिभाषाएं सीखता है, सिद्धांत सीखता है, परिमेय सीखता है, परिणाम रिजल्ट निकालना सीख जाता है। और इसके बाद हमारे पास आती है स्टेज 5 जो कि लेवल 4 है और हाईएस्ट लेवल होता है ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स थिंकिंग पार्ट का, यानी कि यहाँ तक आते आते हमारा जो ज्योमेट्री पार्ट होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा सारा इस तरीके से। तो लेवल 4 है, स्तर है, इस स्तर पर बच्चा गणितीय व्यवस्थाओं के बारे में अमूर्त रूप से सोचता है। ये हो गया हमारा। आ जाते हैं अपनी उस पर जो हमने टेबल स्टार्टिंग में लिया था, एक बार समझिए और शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। पहली स्टेज से स्टार्ट करते हैं, कभी भी स्टेज को हाई टू लो नहीं लेके जाते हैं क्योंकि हायरार्किकल पैटर्न होता है, पदानुक्रमिक क्रम होता है, हमेशा लो टू हाई की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए विजुअलाइजेशन में होगा क्या, बच्चा क्या करेगा, इस साइड से चलते हैं,
नंबर 2 देखो जरा, इसमें क्या होता है, बच्चा चीज़ों को, स्किल्स को, कौशल्स को सीखता है और आकृतियों को वर्ग, मतलब यहाँ पर बच्चे को क्या आ जाती है, आकृतियों का वर्ग करना सीख जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, वर्बल, जो चीज़ देख रहा था उनको शब्दों में कन्वर्ट करना आ जाता है, जो कन्वर्ट कर रहा था उनको स्किल्स, ड्राइंग कौशल में आ जाता है। अगर यहाँ पर बात हो जाए कि इसमें बच्चा क्या करता है, तो यहाँ पर बच्चा उन चीज़ों को शेप देना शुरू कर देता है, और शेप के साथ जैसे ही फॉर्मल में आता है तो लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक कौशल, उनके पीछे तर्क बताना शुरू कर देता है कि ऐसा हुआ है तो इसके पीछे रीज़न ये है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे का क्या आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग। डायरेक्ट देखिए, पहली वाली स्टेज में विजुअल स्किल्स डेवलप हो रही है, यानी कि चक्षुक कौशल, यानी कि देखकर स्किल, चीज़ों को समझना। दूसरे में वर्बल स्किल्स यानी कि शाब्दिक कौशल हो रहा है। तीसरे में ड्राइंग स्किल्स यानी कि ड्राइंग कौशल। फोर्थ नंबर पर लॉजिकल स्किल्स यानी कि तार्किक कौशल हो रहा है। और फोर्थ नंबर पर क्या हो रहा है, अप्लाइड स्किल्स, यानी कि अब जो चीज़ सीखी थी उसका प्रयोगात्मक कौशल, यानी कि उसको यूज़ करना भी आ रहा है ना। एक बार इधर से देख लें, देखिए पहले वाले में बच्चा आकृतियों का वर्ग यानी कि क्लासेस ऑफ शेप सीख रहा है। रेक्टेंगल ऐसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है, जो सर्कल है ऐसा होता है, ट्रायंगल होता है ऐसा, ये सीखता है। दूसरे में वो क्या सीखता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुण सीखता है कि किस आधार पर ये शेप्स होती हैं। तीसरा रिलेशन अमंग दोनों के बीच के डिफरेंस को समझता है। नंबर 4 पे वो फॉर्मल डिडक्शन यानी कि गुणों का निगमन व्यवस्था समझता है। और फोर्थ नंबर पर वो क्या समझता है, रेगर यानी कि दृढ़ता को लेता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 से लेकर 5 तक हमारा पूरा ये चलता है। तो ये है हमारी वैन हिले की थ्योरी। ठीक है, वैन हिले की थ्योरी मैं फिर से आपको मोटे मोटे क्वेश्चंस अगर बताऊं तो हमें कैसे पढ़ना है। पहली बात तो अभी और भी 2 थिंकर्स और भी आएंगे, उनको एनालाइज करेंगे हम। जीन पियाजेट की थ्योरी भी, हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो भी मैथ्स की पेडागोजी में यूज़ होती है, तो उसको भी हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज की क्लास में हमने वैन हिले की थ्योरी ली। वैन हिले का बहुत ही मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, और उनका कंट्रीब्यूशन हमें ज्योमेट्रिकल पार्ट में देखने को मिलता है। यानी कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय चिंतन की बात करने वाले थिंकर कौन है, हमारे पास थिंकर कौन है, हमारे पास है वैन हिले। वैन हिले ने हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स दी, और उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटे बच्चे में से लेकर बड़े होते तक ज्योमेट्रिकल शेप्स का डेवलपमेंट होता है। तो उन्होंने इसके लिए हमें स्टेजेस दी, जो टोटल स्टेजेस की बात करते हैं ये 5, जो कि लेवल से स्टार्ट होती है, पर लेवल 1 से स्टार्ट ना होकर लेवल 0 से होती है। जो 0 का है वो विजुअलाइजेशन है, यानी कि पहली अवस्था में बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है। नियम भले ही ना पता हो, लेकिन शेप्स का ऑब्जर्वेशन उसका चलता है, यानी कि उसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर आदि चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। फिर आता है हमारे पास लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 विश्लेषण है, यानी कि 2 चीज़ों के बीच अंतर करना सीखता है। जैसा कि यहाँ पर भी हमने देखा कि गुण सीखना शुरू कर देता है, और वर्बल स्किल्स, शब्दों को इस्तेमाल करना सीख जाता है। तीसरी हमारी स्टेज आती है जिसको लेवल 2 होगा। स्टेज भले ही 3rd है, लेकिन लेवल क्या हो जाएगा, लेवल 2 होगा, जिसका नाम इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल अलग है और फॉर्मल अलग है। इनफॉर्मल कॉन्क्रीट की तरफ इंडिकेशन देती है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त क्रियाओं की तरफ, यानी कि यहाँ पर बच्चा मूर्त क्रियाओं के चीज़ों को देखकर, टच करके, फील करके शेप्स के बारे में जानता है। वह जैसे ही वो थोड़ा लेवल 4 में जाता है, 3rd में जाता है, और स्टेज 4th में जाता है, वो फॉर्मल करने लगता है, यानी कि अब उसे कॉन्क्रीट चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या करने लगता है, अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर करना शुरू कर देता है। अब उसने कॉन्क्रीट भी कर ली, मूर्त भी कर ली, यानी कि यहाँ पर गुणों के बीच, चीज़ों के बीच में गुण भी सीख लिए, और साथ में उन गुणों को क्या करनी, उनकी व्यवस्था करना, उनको सिस्टमेटिक तरीके से लगाना भी सीख लिया। और ये जब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो बच्चे का हो गया है डेवलपमेंट। जब बच्चे का क्या हो गया है, अब हो गया उसका डेवलपमेंट। ठीक है, और अब वो क्या करने, उसको एप्लीकेशन में लाना शुरू कर दिया है। अब क्या करना शुरू कर दिया उसने, अप्लाइड स्किल्स यानी कि प्रयोगात्मक रूप से उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। इतनी बड़ी स्टेटमेंट बना देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सी ऐसी वैन हिले की स्टेज है जब बच्चा गुणों का निगमन करना शुरू कर देता है, या गुणों के बीच संबंध बताना शुरू कर देता है, या आकृतियों के गुण बताता है, या निगमन। पेपर 2 साइंस का में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जो है एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम, अकॉर्डिंग टू वैन हिले कौन सी लेवल की बात हो रही है, तो लेवल हमारा होगा रेगर यानी कि 4th, और अगर स्टेज की बात कर दे तो ये स्टेज हो जाएगी 5th। देखिए तो इसको हायरार्किकल पैटर्न में ही चलाइएगा। ये पैटर्न लो टू हाई चलता है, कभी भी हाई टू लो पैटर्न नहीं चलता है। जो भी चीज़ सीक्वेंस में चलती है, जो भी चीज़ A to Z में चलती है, जो भी चीज़ आपका एक उसमें चलती है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी
क्या बनती है, हायरार्किकल पैटर्न बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मॉडल है वो हमारी ज्योमेट्रिकल यानी कि मैथ्स में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर आप मैथ्स टीचर हैं तो आपको वेन हिले की थ्योरी ज़रूर पता होनी चाहिए, और अगर आप सीटेट का पेपर 1 देने जा रहे हैं या पेपर 2 देने जा रहे हैं तो भी आपको वेन हिले की थ्योरी ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आएंगे 2 से 3 क्वेश्चंस। 15 नंबर की पैडागोजी में से हमारे अब तक जो टॉपिक्स हो चुके हैं वो एनसीएफ हो चुका है, ठीक है। एनसीएफ का साथ में हम एप्लीकेशन भी कर चुके हैं। मैथ्स के हम ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं कि एनसीईआरटी मैथ्स में प्राइमरी लेवल पर क्या पढ़ाना चाहती है और सेकेंडरी लेवल पर क्या पढ़ाना चाहती है। हम मैथ्स के अकॉर्डिंग टू एनसीएफ मेथड्स भी कर चुके हैं कि अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल के टीचर हैं तो कौन कौन से मेथड्स से आप बच्चों को मैथ्स पढ़ाएं, इंडक्टिव से, डिडक्टिव से, इस तरीके से। तीसरा, अगर हम मैथ्स के टीचर हैं तो हमें हमारा पेडागोजिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को मैथ्स कैसे सिखाई जाए, तो वहाँ पर वेन हिले की थ्योरी बहुत ही काम आती है। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, क्योंकि देखिए मैं जो पढ़ा रही हूँ ये अभी ये यूट्यूब पे रिकॉर्डेड आपके पास आ रहा है, लेकिन हमारी टीचिंग की क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जहाँ पर आपका सिस्टमेटिक तरीके से आपका जो बैच अवेलेबल है और सारा बैच कराया जा रहा है। जुलाई बैच के लिए आप इनरोल हो सकते हैं अगर आपको डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये सभी प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको टीचिंग या नॉन टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप CCH के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।